नमस्कार बच्चों, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मैं आपको 2 एक्सरसाइज पढ़ा चुका हूं। आज की हमारी तीसरी एक्सरसाइज है सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी किसी समांतर श्रेणी के टर्म्स को यानी उसके पदों को जोड़ा कैसे जाता है। आप लोग सीख चुके हो कि किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म जो होता है यानी कि पहला पद, इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि जिसको हम हिंदी में सार्वधातुक बोलते हैं, इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस हिसाब से तो हमारी जो एपी बनेगी, तो पहला टर्म हमारे पास अगर ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, मतलब दूसरा टर्म जो मुझे मिलेगा वो डी जोड़ने से मिलेगा। तीसरे टर्म के लिए मैं एक और डी जोड़ूंगा तो ये 2d होगा और इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर मैं आखिरी में पहुंचूं और आखिरी वाले टर्म को L कहूं, तो इधर से मैं dd बढ़ते हुए चल रहा हूं, तो सीधी सी बात है अगर मैं उल्टा चलूंगा तो dd घटते हुए चलूंगा। यानी जैसे a प्लस डी में d घटाने पे a मिलता है, a प्लस 2d में d घटाने पर a प्लस डी मिलता है। मतलब L से जस्ट पहले वाला जो भी टर्म होगा वो L में से d घटाने पर मिला होगा, और पहले निकालूं तो एक और d घटाना पड़ा होगा यानी L माइनस 2d मिला रहा होगा, और इस तरीके से ये पूरी की पूरी AP बनी रही होगी। मतलब अगर इधर से मैं चला होऊंगा तो dd ऐड होते हुए बना होगा, अगर उधर से आया होऊंगा तो dd माइनस होके तब जाके सीरीज बनती है। लेकिन हमको निकालना है सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर मैं इन सारे टर्म को जोड़ दूं और इसके सम को मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल S से रिप्रेजेंट करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, ऐसे चल के सारे लास्ट तक। यहाँ पे है L माइनस 2d, यहाँ पे है L माइनस डी और यहाँ पे है L। इन सबको ऐड कर दिया मैंने S के इक्वल। अब जरा खुद सोच के देखिए, चाहे मैं 2 में 3 ऐड करूं या 3 में 2 ऐड करूं, आंसर सेम होता है। 2 3 भी 5 होता है और 3 2 भी 5 होता है। इसका मतलब अगर मैं इसको A से लेके L तक ऐड करूं तो जो आंसर आएगा वही आंसर इसके उल्टा करने से भी तो आएगा। यानी अगर उल्टा कर दूं, मैं उधर का इधर लिख दूं इस तरीके से, L माइनस 2d प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस 2d और यहाँ पे a प्लस डी और यहाँ पे a, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? सेम लिखा हुआ है, एक बार सीधा लिखा है, एक बार उल्टा लिखा है, लेकिन s के इक्वल ऐसे भी रहेगा और s के इक्वल ऐसे भी रहेगा। अब अगर इस पूरे सीक्वेंस को, पूरी सीरीज को आपस में जोड़ दिया जाए तो s और s जोड़ने से मुझे मिलता है 2s। यहां पे अगर जोड़ोगे तो a और l मिलके बन जाएगा a प्लस l। यहां पे जोड़ोगे देखो d और d कट जाएगा, बचेगा a प्लस l। यहां पे देखो 2d कट जाएगा, बचेगा a प्लस l डॉट डॉट। यहां पे देखिए 2d कट गया, यहां पर भी a प्लस l बचा, यहां पे dd कट के यहां पर भी a प्लस l बचा और लास्ट में भी a प्लस l बचा। मतलब अगर मैं किसी सीक्वेंस को उल्टा और सीधा करके जोड़ता हूं तो मुझे ये पोजीशन मिलती है। अब जरा देखिए 2s इज इक्वल टू, इसको मैं पूरे को x बोल सकता हूं, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। अगर मैं x और x को 2 बार ऐड करता हूं तो 2x आता है, 10 बार ऐड करोगे तो 10x आएगा, 20 बार ऐड करोगे तो 20x आएगा। लेकिन ये कितने हैं भाई? ये L लास्ट होता है जिसको हम nth टर्म बोलते हैं। मतलब इसमें यहां से लेकर यहां तक ये टोटल n टर्म है, तो मैं x को n बार ऐड करूंगा तो nx आएगा। यहां पे x की जगह a प्लस l है यानी कि ये n a प्लस l आएगा। बट मुझे केवल s चाहिए क्योंकि 2s तो इन दोनों का मिला के सम हुआ, बट मुझे सिंगल s चाहिए क्योंकि सिंगल s किसी भी AP को, चाहे इसका सम लीजिए चाहे इसका सम लीजिए, वो s को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इस 2 को अगर दूसरे डायरेक्शन में भेज दूं तो ये मुझे मिलता है n/2 a प्लस l, और यही हमारे AP के n टर्म के सम का फार्मूला होता है, जहां पे a फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करता है, l लास्ट टर्म रिप्रेजेंट करता है और n
नंबर ऑफ टर्म रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझे किसी एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, साथ में ये पता हो कि उसमें कितने टर्म हैं, तो मैं उसका सीधे एडिशन निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एपी ऐड करनी पड़ जाए 1 + 2 + 3 से ले करके 100 तक, तो ये कंटिन्यूअस काउंटिंग नंबर हैं 1 से लेकर 100 तक, जिसका फर्स्ट टर्म A1 है और nth टर्म यानी कि AN या कह लीजिए लास्ट टर्म मेरे पास 100 है और नंबर ऑफ टर्म भी 100 है। मुझे अगर इन सबको ऐड करना है तो नॉर्मल कंडीशन में ऐड करने पे बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज करो तो सीधे मैं S100 यानी 100 टर्म का सम निकाल सकता हूं। इससे कैसे? जो भी नंबर आया है उसको 2 से डिवाइड कर दो और फर्स्ट में लास्ट टर्म ऐड कर दो। सॉल्व करिए तो ये बचा 50 और यहाँ पे बचा 101। मल्टीप्लाई कर दीजिए 5050 और यही हमारा आंसर हो जाता है। यानी 1 से लेकर 100 तक के टर्म को अगर ऐड करना हो तो 5050 आंसर आता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हर बार मुझे लास्ट टर्म पता होगा? ऐसा भी हो सकता है कि मुझे लास्ट टर्म न पता हो। उस केस में हम क्या करेंगे? हम इसको मिटा के उस केस को भी बना देते हैं। आपको पता चल चुका है कि ये जो लास्ट टर्म होता है ये एक्चुअल में nth टर्म होता है यानी an होता है, और an की वैल्यू हम लोगों ने 5.2 में सीखी है, ये होती है a + n - 1 × d। मतलब मैं सम के फार्मूले में l की जगह पर ये रख सकता हूं, तो मुझे जो s का फार्मूला है ये देखिए क्या मिलेगा, n/2 a + l की जगह पे मेरे पास है a + n - 1 × d, यानी s = n/2 a 2 टाइम हो गया तो ये हो गया 2a + n - 1 × d। अब यहां से देखिए लास्ट टर्म गायब हो गया और ये भी सम का ही एक फार्मूला बन गया। यानी अगर मुझे लास्ट टर्म ना पता हो तो मैं nth टर्म का उपयोग करके यानी d का यूज करके सम निकाल सकता हूं। उस केस में मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि इसका लास्ट वाला टर्म क्या है। तो ये दो फार्मूले आपके पास बन जाते हैं सम निकालने के लिए। एक जब फर्स्ट और लास्ट पता हो, दूसरा जब फर्स्ट और नंबर ऑफ टर्म पता हो। इन दोनों में से जैसा क्वेश्चन हो वैसे यूज करके हम किसी भी अर्थमेटिक सीरीज का सम निकाल सकते हैं। इसका यूज करके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूं और उन एग्जाम्पल्स को समझने के बाद आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज 5.3 खुद लगा पाओगे और आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद का जो कोर्स है वो क्लास 11th में सीखोगे, तो 10th में बस यही सम तक ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं यहां तक के क्वेश्चन आपको लगवा देता हूं। एग्जाम्पल को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि उन्हीं के सहारे, उन्हीं को यूज करके कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनका कैसे कैसे यूज किया जाता है आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज करोगे। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, यानी मुझे n की वैल्यू 22 दे दी गई है, मुझे 22 टर्म का सम बताना है और ये सीक्वेंस मेरे पास सीरीज दिया हुआ है 8 3 - 2 ... इसमें फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस में निकाल सकता हूं, लेकिन लास्ट में कहां पे खत्म होगा यानी l नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं, दो फार्मूले हैं, जब l दिया हो और l ना दिया हो तो यहां पे हम उस फार्मूले का यूज करेंगे जिसमें l की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी मुझे फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी जो कि मेरा 8 है, कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी और कॉमन डिफरेंस कहां पे आते हैं, कोई भी 2 कॉन्स्टिक्यूटिव माइनस कर दीजिए बाद वाले में से पहला वाला, तो ये मेरे पास बचा -5 और सम का फार्मूला मैंने आपको लिखाया है कि ये n/2 होता है 2a + n - 1 × d। ये उस केस में है जब मुझे लास्ट टर्म ना पता हो। अब n की वैल्यू 22 है तो जहां पे क्वेश्चन में n आया है वहां पे 22 पुट कर दीजिए और a की वैल्यू है 8, ये मेरे पास है 22 - 1 और d की वैल्यू है -5। अब मुझे सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे बचेगा 11, यहाँ पे बचेगा 2 8 जा 16
और प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 21 और इंटू 5 और फर्दर सॉल्व करो 11, ये बचेगा 16 माइनस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सब्ट्रैक्ट करो 11, प्लस माइनस से माइनस बचेगा, बड़ा नंबर 105 है, साइन हमेशा बड़े का बचता है। तो 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो गया, 9 बचेगा और यहाँ पे बचा 9, 9 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 8। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, 9 8 एंड 9 17 का 7, 8 एंड 1 9, यानी कि माइनस का 7979, ये हमारा आंसर हो गया। ये एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें पूछा है आपसे इफ द सम ऑफ 14 टर्म, यानी 14 टर्म को अगर सम किया जाए यानी उनको ऐड किया जाए तो 1050 आता है। मतलब S14 की वैल्यू मेरे पास 1050 है, यहां तक सम किया गया है। तो S14 का मतलब हो गया n की जगह पे 14 डाला गया होगा एंड इट्स फर्स्ट टर्म यानी कि a की वैल्यू मेरे पास 10 है, इतना आपको दिया हुआ है। फाइंड 20th टर्म, अगर सीक्वेंस बनाई जाए तो 20 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा ये आपको बताना है, लेकिन a पता है और कोई भी टर्म बताने के लिए मुझे d की जरूरत होगी और d नहीं पता है। तो जब मुझे Sn, इसमें जो चीज पता हो हम सीधे उसी का फार्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पे Sn पता है तो हम Sn का फार्मूला लगा लेंगे। Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें n की जगह पे जब 14 डाला गया है तो ये मेरे पास आएगा 14/2, 2 इंटू a की वैल्यू मेरे पास 10 है, n की वैल्यू 14 माइनस 1 और d नहीं पता तो मैं d की जगह d रख देता हूं और S14 की जगह यानी इनका जो सम दिया है वो 1050 दिया है। 2 से 14 को डिवाइड करोगे 7 आएगा और यहाँ पे बचेगा 10 2 जा 20 और 14 से 1 सब्ट्रैक्ट होके बचेगा 13d। इस 7 को भी इधर ट्रांसफर करो तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा बाई 7, तो ये बचेगा मेरे पास 20 प्लस 13d। 7 से कट करो, 7 1 जा 7 और 3 10, 7 5 जा 35 यानी 150। इस 20 को भी अगर इधर भेज दो तो 150 तो है ही, ये 20 पॉजिटिव था, इधर आके निगेटिव बन जाएगा तो ये मेरे पास बचेगा 13d। इनको सब्ट्रैक्ट करो, 130 इज इक्वल टू 13d। तो मैं कैलकुलेट करके अब d की वैल्यू निकाल सकता हूं। इस 13 को ट्रांसफर करो तो 130 को 13 से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा 10, यानी कि d की वैल्यू आ गई 10। तो अब मुझे देखिए a पता है और d पता है और मुझसे पूछा है 20th टर्म। कोई भी टर्म बताने का काम हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 में किया था, तो उसके हिसाब से आपको फार्मूला पता है कोई भी टर्म, जनरल टर्म निकालने का, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूले जरूर याद रखिए क्योंकि जब तक फार्मूले याद नहीं होंगे सारे आपको क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम होगी। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये जनरल टर्म निकालने का फार्मूला होता है। जनरल टर्म का मतलब उसकी जगह कोई भी हो सकता है, पहला हो सकता है, 10वां हो सकता है, 50वां हो सकता है, कोई भी। तो यहाँ पे मुझे 20 नंबर टर्म बताना है, मतलब n की जगह पे 20 रख दीजिए। a की वैल्यू मेरे पास 10 है, n की जगह हमने 20 रखा -1 और d भी हमने 10 निकाला है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 प्लस 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, बचा 19 इंटू 10। तो 10 प्लस 19 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 190, इसको जब ऐड करोगे तो 190 और 10 मिल करके 200 हो जाता है और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो 2 या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये, या फिर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन, यानी करना यही होगा, बस सिर्फ नंबर बदले होंगे। क्या है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी, इस एपी में कितने टर्म होंगे कि उनको ऐड किया जाए तो सम 78 हो जाए। सम 78 होने का मतलब Sn की वैल्यू मुझे दे दी है उसने 78, और एपी में फर्स्ट टर्म आपको पता है 24
और कॉमन डिफरेंस कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव, तो बाद वाले में से पहला वाला माइनस करोगे तो ये -3 हो गया। अब मुझे इसमें नंबर ऑफ टर्म यानी n की वैल्यू बतानी है। आपको फार्मूला बता चुका हूं, Sn की वैल्यू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब भी L नहीं दिया होगा तो मुझे दूसरा वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ L नहीं है इसलिए हम लोगों ने दूसरा वाला फार्मूला लगा रखा है। वैल्यू पुट कर दीजिए 78, n पता नहीं है तो n की जगह n रहने दीजिए। 2 इंटू a की वैल्यू है 24, n पता नहीं है और d की वैल्यू है -3। तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 एंड 1 15। यहाँ पे मेरे पास n है 24, 2 जा 48 और माइनस से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -3n और माइनस प्लस का 3 और फिर से ब्रैकेट ओपन करो तो 156, ये बनेगा n, 48 और 3 51 बन गया, माइनस का 3n। ब्रैकेट ओपन करिए 156 51n और माइनस का 3n और n का मल्टीप्लाई n स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन आप सीख चुके हो। इन दोनों को इधर लाकर फैक्टर कर दो तो 3n स्क्वायर माइनस का 51n और इधर प्लस 156 तो पहले से है इज इक्वल टू 0। अब 156 इंटू 3 इनका ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पर 51 आए। तो 156 के फैक्टर करिए, क्या बनेंगे 2 7 जा 14 और 1 15 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 6 और 1 7, 2 9 जा 18, 3 13 जा 39 और एक 3 आपका शुरुआत वाला है उसको भी मैं पहले से लिख लेता हूं। अब मेरे पास ये इतने फैक्टर बने 3 2 2 3 और 13। इनसे मुझे 2 फैक्टर चाहिए, ऐड करने पर 51 आए। तो अब मुझे इसमें से ढूंढना है कि कौन कौन से मैं फैक्टर लूं जिनको ऐड करने पर 51 आएगा। तो अगर मैं इन तीनों को एक में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12 हो जाएगा और इन दोनों को एक में मल्टीप्लाई कर दो तो ये 39 हो जाएगा और इनको अगर ऐड करो तो ये 51 आता है। यानी यही मेरे फैक्टर हो गए 3n स्क्वायर माइनस 51 की जगह पे मुझे यही लिख देना है 39 प्लस 12 n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करो 3n स्क्वायर माइनस 39n माइनस प्लस माइनस 12n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में अगर कॉमन लीजिए तो 3n कॉमन है, बचेगा क्या मेरे पास n माइनस 3 से 39 को डिवाइड करोगे तो आएगा 13। इन दोनों में देखिए माइनस का 12 कॉमन है, क्या बचेगा माइनस से माइनस डिवाइड कर दोगे तो प्लस का n और यहाँ पे माइनस से डिवाइड करोगे तो पहले से प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 12 से 156 को जब डिवाइड करोगे तो बचेगा 13 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट में देखिए n माइनस 13 बच रहा है तो फिर कॉमन क्या हुआ मेरे पास 3n माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब 2 फैक्टर आए, एक बार इसको 0 कर दीजिए, एक बार इसको 0 कर दीजिए तो ये मेरे पास बनेगा n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो n इज इक्वल टू 13 आएगा और यहाँ पे n इज इक्वल टू 12 को उधर ट्रांसफर करिए तो 12/3 3 4 जा 12 यानी कि 4 आएगा। इसका मतलब इस AP में अगर आप 13 टर्म लो तब भी उसका सम 78 आएगा और 4 टर्म लो तब भी उसका सम 78 आएगा। तो मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ टर्म आइदर 4 और 13 और यही हमारा आंसर हो गया। दोनों आंसर पॉसिबल हैं। क्यों दोनों पॉसिबल हैं? दरअसल ये AP देखिए रिड्यूज हो रही है,
रिड्यूज होने का मतलब ये कम होते 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 कभी जीरो हो जाएगी, और जब जीरो हो जाएगी तो उसके बाद के टर्म निगेटिव आने लगेंगे, तो निगेटिव वाले जो हैं वो पॉजिटिव वाले को क्रॉस आउट कर देंगे, यानी कि वो खत्म कर देंगे, तो सिर्फ बचेंगे तो पॉजिटिव में ही। तो इसलिए इस सीक्वेंस में आपके दो आंसर आए हैं। ये आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब जरा सोचिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन होते हैं? ऑड इंटीजर ऐसे इंटीजर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो, और पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब जीरो के बाद वाले होने चाहिए, और कितने हैं? 100। यानी कि आपके पास वो पॉजिटिव इंटीजर कौन से हुए? पहला फर्स्ट होगा, नेक्स्ट वाला थर्ड होगा, 3 होगा, फिर 5 आएगा, और इस तरीके से ये जो है आपका 100 टर्म तक जाएगा, क्योंकि फर्स्ट 100 की बात कर रहा है। अब 100 टर्म पे कौन होगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मुझे फर्स्ट टर्म पता चल गया ए है, कॉमन और नंबर ऑफ टर्म मेरे पास 100 है, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैं कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव माइनस कर दूं, ये 2 हो गया। सम का फार्मूला आपको पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब मुझे n की जगह पे 100 रख देना है, तो 100/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 100-1, और d की वैल्यू मेरे पास 2 है। सिंप्लीफाई करो, ये बचेगा 50 100 को 2 से डिवाइड करने पर, और यहाँ 2 1 जा 2, और प्लस 100 में से जब 1 माइनस करोगे आएगा 99, और इनटू में है 2 इज इक्वल टू 50, ये बचा 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18 एंड 2 9 जा 18 एंड 1 19 इज इक्वल टू 50 इंटू, इन दोनों को भी ऐड कर दो, ये हो गया 200, फिर से मल्टीप्लाई करो तो 5 2 जा 10,000, और ये मेरे पास आंसर हो गया। यानी अगर मैं 100 ऑड नंबर ऐड करता हूं तो जो उनका सम आएगा वो 10,000 आएगा। ये हमारे पास एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिखा है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म। 24 टर्म का सम आपको बताना है ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर whose nth टर्म इज गिवन बाय दिस। यानी nth टर्म एक जनरल टर्म होता है, मतलब ये फर्स्ट टर्म भी यही सीक्वेंस बताएगा, सेकंड भी यही बताएगा, थर्ड भी यही बताएगा, मैं जो भी टर्म लेना चाहूं वो सारे के सारे ये बता देगा। यहां पे मुझे पता है कि ये nth टर्म को डिनोट किया गया है 3 + 2n। यहां पे अगर मैं n की जगह पे बारी बारी से 1 2 3 पुट कर दूं, 1 2 3 डॉट डॉट, तो 1 2 3 का मतलब मुझे फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा, सेकंड टर्म पता चल जाएगा, थर्ड टर्म पता चल जाएगा। तो इस तरीके से मैं इस सीक्वेंस की पूरी एपी निकाल सकता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए, अगर मैं n की जगह पे 1 रखता हूं तो ये मुझे मिलेगा 3 + 2 × 1, यानी कि 3 + 2 यानी कि 5। अगर मैं 2 पुट कर दूं तो 3 + 2 × 2 यानी कि 3 + 4 मीन्स 7। अगर मैं 3 पुट कर दूं तो 3 + 2 × 3, 3 + 3 2 जा 6 3 9। इस तरीके से ये कंटिन्यूअस आता चला जाएगा। तो हमारी जो एपी है वो क्या मिली मुझे, 5 7 9 डॉट डॉट, ये एक सीक्वेंस पूरी मिल गई। अब इस सीक्वेंस से आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट 24 का सम। ये ऐसे ऐसे करते तो मुझे 24 तक लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे a पता चल गया 5 है, मुझे यहाँ पे d पता चल गया 7 - 5 यानी 2 है, और मुझे n पता है 24, और सम का फार्मूला आपको सिखा चुका हूं, Sn = n/2 2a + n-1 × d होता है। 24 तक सम निकालना है, n की जगह 24 रख दीजिए, 24/2, तो 2 × a की वैल्यू हमारे पास है 5 निकाला है हम लोगों ने, प्लस n24 - 1 है, और d की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 2। कैलकुलेट करिए, तो 24 को 2 से डिवाइड करोगे बचेगा 12, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे बचेगा 10, 24 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा 23,
और साथ में इंटू 2 भी दिया हुआ है। तो ये बचा मेरे पास 12 और 10 प्लस 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 46 आ जाएगा। ये हो गया 12 इंटू, अब इन दोनों को ऐड करो तो 56 बचेगा। अब 12 को 56 से मल्टीप्लाई करो, 12 6 जा 72 का 2 लिखोगे, 7 आया कैरी, 12 5 जा 60 और 7 ऐड कर दोगे तो 67, यानी कि फर्स्ट 24 का सम जो बनेगा वो 672 बनेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ऐसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बच्चे जान ही नहीं पाते कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में किस चैप्टर से है। तो आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीबी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन थर्ड ईयर, यानी कि कोई टीबी बनाने वाली कंपनी है जो तीसरे साल 600 टीबी सेट बनाती है, एंड 700 सेट्स इन 7th ईयर, और 7वें साल 700 सेट्स बनाती है। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, मतलब इसी तरीके से उसका प्रोडक्शन लगातार चलता रहता है, बढ़ता रहता है, यानी कि कोई एक फिक्स नंबर है जितने उसके बार बार बढ़ रहे हैं, बाई अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। तो जब फिक्स नंबर बार बार बढ़ रहे हैं, और फिक्स नंबर बढ़ने का काम आपका सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, मतलब उसका जो ये वर्क है, ये जो प्रोडक्शन है, वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। सिंस प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली by a fixed number, so TB sets manufactures in first year, second year, third year, डॉट 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 फॉर्म एन एपी। मीन्स ये हो गया कि जो टीबी सेट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, फर्स्ट ईयर के मैन्युफैक्चर, सेकेंड ईयर के मैन्युफैक्चर, थर्ड ईयर के मैन्युफैक्चर, इस तरीके से अगर ये लगातार मैन्युफैक्चर होने रहें तो ये सब एक एपी बना देंगे। और इसमें उसने बता रखा है कि थर्ड ईयर का जो मैन्युफैक्चर है यानी A3, वो हमारे पास 600 है, एंड जो 7 ईयर का मैन्युफैक्चर है A7, ये मेरे पास है 700। तो A3 यानी AN के फार्मूले में N की जगह पे 3 रखा गया होगा, तब A3 मिलेगा। तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, A + 2D। क्यों? क्योंकि AN = A + n-1 × D होता है। अभी N की जगह 3 रख दो तो A + 2D हो जाएगा। ये है 600, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हो। और A7 से मुझे मिलेगा A + 6D, ये मेरे पास है 700, इसको हम इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम A और D निकाल लेते हैं। तो बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो A और A कैंसिल हो जाएगा, और 6 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 4D, और यहाँ 700 से 600 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 100। इसका मीन्स हो गया, अगर मैं D निकालता हूँ तो ये बन जाएगा 100/4, डिवाइड करोगे 25, यानी कि जो फिक्स नंबर है वो 25 है। हर साल 25 TB इंक्रीज हो रहे हैं। इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में बाई इक्वेशन 1। तो ये मेरे पास है A + 2 × D की वैल्यू है 25 और = है 600। कैलकुलेट करो तो A = आ जाएगा 600 माइनस 25 2 जा 50, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो A = बचेगा 550।
तो जब ए निकल आया, डी निकल आया, तो मैं कुछ भी बता सकता हूं। तो कुछ भी, अब आपसे क्या क्या पूछा उसने, हेंस फर्स्ट में आपसे क्या पूछा है, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर्स प्रोडक्शन आपका हो गया ए, यानी कि 550 टीबी सेट्स, एक आंसर हो गया। दूसरे में उसने आपसे क्या पूछा, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10 साल के बाद प्रोडक्शन क्या होगा। तो आपको पता है जनरल टर्म an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो 10 साल का बाद मतलब n की जगह पे 10 रख दो। ए आपके पास आया है 550 प्लस 10 माइनस 1, और हर साल आपके बढ़ रहे हैं 25, तो डी की वैल्यू हो गई 25। ये बचेगा मेरे पास 550 और 10 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 9, और 9 से 25 को मल्टीप्लाई कर दो तो 225, ऐड कर दो तो 775 टीबी सेट 10 साल के बाद 10वें साल प्रोडक्शन में आएंगे। थर्ड पूछा है द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, मतलब पहले साल का प्रोडक्शन प्लस दूसरे साल का प्रोडक्शन प्लस तीसरे साल का प्रोडक्शन, ऐसे टोटल प्रोडक्शन आपको बताना है 7 ईयर का। उसके लिए वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। 7 साल के प्रोडक्शन के लिए यानी मुझे सारे साल सारा प्रोडक्शन यानी सम बताना है। तो SN का फार्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 7 साल का चाहिए तो n की जगह 7 रख दो। 7/2 2 इंटू ए की वैल्यू आपने 550 निकाली है, n की वैल्यू 7 है, 7 माइनस 1 और डी मेरे पास 25 टीबी सेट हर साल बढ़ रहे हैं। तो बचेगा क्या मेरे पास, 7/2 मल्टीप्लाई करो 0, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 1 11, प्लस यहाँ पे बचा 6, मल्टीप्लाई कर दो 25 से 150। अब आएगा मेरे पास 7/2 इंटू, इनको ऐड करो तो ये बनेगा 1250, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 625 मल्टीप्लाई करिए, 7 5 जा 35, कैरी आया 3, 7 2 जा 14 और 3 17 का 7 कैरी आया 1, 7 6 जा 42 एंड 1 43, यानी कि आपके पास 7 साल में जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो 4375 टीबी सेट होगा। तो इस तरीके से ऐसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। होता कुछ नहीं है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए और क्वेश्चन को लगाने का तरीका पता होना चाहिए। वैसे कौन सा एपी होता है कौन सा नहीं होता है इसका डिस्कशन हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 5.1 के इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से उसको भी देख लीजिएगा। तो इस तरीके से कैसा भी क्वेश्चन आए आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला लगा करके उसको सॉल्व कर सकते हो। इस एक्सरसाइज में बस इसी तरीके के क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। तो अब आपका काम बचता है एक्सरसाइज 5.3 अपनी बुक से आपको सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं या कोई और दिक्कत होती है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का वीडियो बना दूंगा, तो आप उसके एक एक क्वेश्चन देख करके सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।